अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो और आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखा है, इसमें से कोई ना कोई टर्म आपको कभी ना कभी कंफ्यूज जरूर किया होगा जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर रहे होते हो या फिर उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हो दोस्तों। और जब आप इन टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझते हो तो फिर आप डिसीजन लेते हो केवल और केवल पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए या फिर कोई अनरजिस्टर्ड यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हो और आप डिसीजन ले लेते हो दोस्तों, जो कि एक काफी ही गलत जो है तरीका है और काफी रिस्की भी हो सकता है। और इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें ये सारे टेक्निकल टर्म्स कुछ इस तरह से समझाऊंगा आपको कि आपके दिमाग में सारी चीजें परमानेंटली जो है सो छप जाएगी दोस्तों। मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि आप जो है सो एक 15 साल के बच्चे हो और एक 15 साल के बच्चे को मैं जो है ये सारी चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो है हमारा तीसरा वीडियो है दोस्तों, फ्री म्यूचुअल फंड कोर्स का, ठीक है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और डाला था, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो कोर्स को फॉलो करते रहिएगा और उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। फुल फ्री कोर्स आएगा जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की जितने भी म्यूचुअल फंड की चीजें हैं मैं आपको बिल्कुल फ्री में यहीं पे यूट्यूब पे सिखाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बस यही एकमात्र रिक्वेस्ट है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक से वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, प्लस हमें भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है दोस्तों। बैंक में कुछ पैसे भी आते हैं जिससे इस तरह के फ्री में कंटेंट और मैं आपके लिए बना पाऊंगा दोस्तों। तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, एटलीस्ट 100 लाइक्स इस वीडियो में आपको करने हैं। नमस्कार, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है या सजेशन या हेल्प की जरूरत है तो आप डेफिनेटली मुझे जो है सो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों कभी भी, ठीक है, और मुझसे बात कर सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टेक्निकल टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों वो है एंट्री लोड। खैर इसको अभी जो है सो सेबी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, ये वैलिड नहीं है एंट्री लोड, लेकिन समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती थे ना, वो वहीं पे आप पे एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाती थी दोस्तों, तो अब ये चार्ज नहीं लगता है। दूसरा जो हमारा टेक्निकल टर्म है दोस्तों वो है एक्सिट लोड। अभी ये वैलिड है और अभी भी आप पे लगाया जाता है। तो ये एक तरह से पेनल्टी है दोस्तों, जो कि अर्ली रिडम्पशन या फिर कुछ भी कंडीशन होता है एक म्यूचुअल फंड कंपनी का या एक म्यूचुअल फंड का, उसके हिसाब से आप पे लगता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाटा का स्मॉल कैप फंड है और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें एक्सिट लोड 1% का दिखा रहा है, लेकिन ये 1% का जो एक्सिट लोड है दोस्तों ये सब पे नहीं लगेगा। तो किन पे लगेगा? उन पे लगेगा दोस्तों जो 1 साल से अपना पैसा पहले विड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए आज आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1 साल से पहले पैसा जो है विड्रॉ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप जो है 1 लाख इन्वेस्ट करके मात्र 12,000 ही निकालते हो या 12,000 से कम निकालते हो 1 साल से पहले भी, तो भी आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, कोई एक्सिट लोड नहीं लगेगा दोस्तों। 12,000 से ज्यादा जो पैसा निकालोगे उस पे जो है सो 1% का यहाँ पे पेनल्टी लगेगा, एक्सिट लोड लगेगा दोस्तों। अगर 1 साल के बाद सारा भी पैसा निकालोगे तो कोई एक्सिट लोड नहीं लगेगा। तो 1 साल तक अगर 12% पैसा जो भी इन्वेस्ट किया है उसका 12% निकालते हो तो कोई एक्सिट लोड नहीं लगेगा। 12% से ज्यादा निकालते हो तो उस पे 1% का एक्सिट लोड लगेगा। तो इस तरह से कंडीशन है, यहाँ पे सब पे एक्सिट लोड नहीं लगेगा। तो अलग अलग जो है म्यूचुअल फंड के अलग अलग कंडीशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया का अगेन स्मॉल कैप है और इसका भी 1% का एक्सिट लोड है, लेकिन इसका कंडीशन थोड़ा सा अलग है। वहां पे बोल रहा था 12% तक अगर आप पैसा निकालते हो 1 साल के अंदर तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं बैंक ऑफ इंडिया ने घटा दिया। यहाँ पे बोल रहा है 10% तक अगर पैसा निकालोगे तो कोई एक्सिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन 10% से ऊपर निकालोगे 1 साल के अंदर ही तो जो जितना पैसा जो है 10% से ऊपर रहेगा उस पे 1% का लगेगा एक्सिट लोड। अगर 1 साल के बाद कितना भी निकाल लो कोई एक्सिट लोड नहीं लगेगा। तो आपको जो है सो हर जो है म्यूचुअल फंड का एक्सिट लोड देखना है प्लस कंडीशन को देखना है, ठीक है, वरना आप जो है सो एक्स्ट्रा पे कर दोगे, एक्स्ट्रा जो है पेनल्टी आप पे लग जाएगा। तो एक्सिट लोड तो आप क्लियरली यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों। जो तीसरा टर्म हमारा वो है एएमसी। तो एएमसी मतलब होता है
दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी म्यूचुअल फंड का जो कंपनी होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जितना भी आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसका मैनेजमेंट का सारा जिम्मेदारी इसका रहता है। जो फंड मैनेजर्स को सेलेक्ट करना या फंड मैनेजर को बैठाना, डे टू डे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सब एएमसी करवाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, तो इसका एएमसी कौन हुआ? बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, ये इसका एएमसी हुआ दोस्तों। जैसे कि टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो इसका एएमसी क्या हुआ? टाटा म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो कंपनी जो म्यूचुअल फंड का जो मेन कंपनी रहता है उसी को बोला जाता है एएमसी। खैर एएमसी से ऊपर होता है ट्रस्टीज, और ट्रस्टीज को बनाता है स्पॉन्सर। इसको मैंने पहले वीडियो में, इस कोर्स का जो पहला वीडियो था उसमें समझाया था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। तो वो वीडियो आप अगर देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर सही से समझ में आएगा और आप इन्वेस्ट और कॉन्फिडेंटली कर पाओगे दोस्तों। पूरा कोर्स आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा टर्म है दोस्तों वो है AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जितना भी आप, जैसे आप मान लीजिए कोई फंड में 1 लाख इन्वेस्ट करते हो और आपके जैसा और 1 लाख आदमी 10 हजार रुपया इन्वेस्ट करता है, या 20 हजार, कोई 1 लाख, कोई 50 हजार, तो टोटल जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और जितना पैसा अभी इन्वेस्टेड है और मैनेज हो रहा है उसी को उस फंड का टोटल AUM बोला जाता है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब कितना पैसा जो है सो फंड मैनेजर रोज मैनेज कर रहा है, मतलब आगे इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग जगहों पे, उसको बोला जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यूजुअली जो है सो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, जैसे SBI है, टाटा है, ये सब का जो AUM रहता है दोस्तों वो काफी बड़ा रहता है। वहीं जो नए जो म्यूचुअल फंड हैं या तो उनका जो है AUM यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो 5वें नंबर का हमारा टर्म है दोस्तों वो है मार्केट कैप। ये दरअसल जो है एक कंपनी का साइज को बताता है स्टॉक मार्केट में, कि एक कंपनी कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो जो है यूजुअली 3 तरह के हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं दोस्तों। एक हो गया आपका लार्ज, दूसरा मिड और तीसरा जो हो गया स्मॉल, ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक किसको बोलेंगे? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। 20,000 करोड़ से नीचे और 5,000 करोड़ से ऊपर के बीच में, मतलब 20,000 से 5,000 करोड़ के बीच में जितने भी स्टॉक्स आएंगे दोस्तों ये मिड कैप में आएंगे, और 5,000 करोड़ से नीचे वाले सारे स्मॉल में आएंगे दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स आएंगे। तो जो भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उसको मिड कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और जो भी स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है उसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कंपैरेटिवली वो जो है सेफर रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, उसका डूबने का चांसेस कम होता है बहुत ज्यादा। लेकिन वहां पे जो है रिटर्न्स भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है वो और कितना बढ़ेगी, ठीक है। तो जो मीडियम साइज की जो म्यूचुअल फंड होती है दोस्तों, जिसको मिड कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं, उसमें रिटर्न्स भी मीडियम रहता है और रिस्क भी मीडियम रहता है। स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा रहता है तो रिटर्न्स भी वहां पे बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। तो मार्केट कैप यही है, और मार्केट कैप के अगर आप समझ गए हो तो कभी भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड को देखते हो आप बस उसका देख लेना कि मार्केट कैप क्या है, उसके बाद आप उसको रिस्क को अच्छे से समझ पाओगे दोस्तों। खैर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जितने भी टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो। डिविडेंड एक तरह से इसको आप गिफ्ट समझ लो दोस्तों, जो कंपनी द्वारा दिया जाता है अपने शेयर होल्डर को, क्योंकि उन्होंने उनके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, जिन जिन लोगों ने उनके शेयर्स को खरीदा है। इसी को डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो 7th नंबर का हमारा टेक्निकल टर्म है वो है IDCW फंड। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल फंड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिविडेंड समझाया। डिविडेंड क्या होता है कि प्रॉफिट को आगे शेयर होल्डर तक ही बांटा जाता है। तो उसी से सिमिलर अगर आप म्यूचुअल फंड की टर्म में देखोगे तो IDCW फंड होता है, वो भी यही काम करता है। ये जो है इस तरह का फंड क्या करता है कि जो हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक होते हैं, जो ज्यादा डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर का, उसी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ये फंड, इसका फंड मैनेजर, ठीक है। तो जब भी वो डिविडेंड आता है तो वो आगे जो है सो अपने
इन्वेस्टर को, ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को बांट देता है। इसीलिए अगर आप IDCW फंड में इन्वेस्ट करोगे दोस्तों तो आपको क्या होगा, एक रेगुलर इनकम जैसा मिलता रहेगा। ये जनरली जो है सो रिटायर्ड पर्सन द्वारा यूज किया जाता है ताकि उनको जो है थोड़ा थोड़ा इनकम भी होता रहे और उनका पैसा इन्वेस्टेड भी रहे। खैर इसमें जो आपका रिटर्न्स है दोस्तों वो कम हो जाता है, क्योंकि जो बाकी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें जो है डिविडेंड को फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है ग्रोथ प्लान वगैरह में। यहाँ पे डिविडेंड आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा अगला जो टर्म है दोस्तों वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो कुछ नहीं दोस्तों, जितना भी संपत्ति आपके पास है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, चाहे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा होगा, चाहे आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा होगा, चाहे आपने डेट में बॉन्ड्स खरीद रखा होगा, या फिर कैश ही क्यों ना हो, तो सारा का कलेक्शन को ही पोर्टफोलियो बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और पोर्टफोलियो हमेशा कहा जाता है कि आप उसको डाइवर्सिफाइड रखो, मतलब अलग अलग एसेट क्लासेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो कोई भी अगर बोलता है कि मेरा 5 करोड़ का पोर्टफोलियो, मतलब 5 करोड़ वो टोटल वो अपना संपत्ति का बात कर रहा है जितना भी उसने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के टर्म में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगला जो हमारा है टर्म वो है CAGR। इसको जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये एवरेज रिटर्न है दोस्तों एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और ये जो है सो आइडियली यूज किया जाता है लमसम इन्वेस्ट, मतलब एक्यूरेट जो इसका मेजरमेंट होता है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए होता है दोस्तों। तो ये किस तरह से मेजर करता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये अगला साल 1,12,000 हो गया, तो ये जो 12,000 प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वो भी आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। और अगला साल अगर फिर से 12% का रिटर्न्स आपको मिला तो 1,12,000 पे 12% मिलेगा। तो इस तरह से एक कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पे एडेड रहता है, और यहाँ पे CAGR रिटर्न्स उसी को कैलकुलेट करता है दोस्तों। वहीं अगर आप देखोगे XIRR रिटर्न्स, तो ये जो है सो मोर यूज होता है SIP और STP के लिए, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों कि जितने भी एक्टिव इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल हो रहे हैं, जो चल रहे हैं अभी, जितने भी कैश फ्लोस हो रहे हैं उसको भी अच्छे से कैलकुलेट करता है, और ये ज्यादा एक्यूरेट तरीका है यहाँ पे मेजरमेंट का कैलकुलेट करने का, खास तौर पे जो है SIP STP के लिए ये यूज होता है दोस्तों। वहीं CAGR है वो लमसम इन्वेस्टर, मतलब एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको पता है 5 साल के बाद आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पे इस CAGR यूज होगा। यहाँ पे XIRR जो है सो बहुत ही अच्छे से जितना भी कैश फ्लोस है उसको कैलकुलेट करते हुए आपके रिटर्न्स को कैलकुलेट करता है दोस्तों। तो ये काफी एक्यूरेट होता है XIRR, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला टेक्निकल टर्म्स है दोस्तों वो है एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो CAGR समझ लिया, XIRR समझ लिया, अब एब्सोल्यूट रिटर्न समझाता हूँ आपको। एब्सोल्यूट रिटर्न जो है दोस्तों टोटल ग्रोथ बताता है आपका, कि आपका पैसा कितना बढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 15 साल आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, 15 साल बाद 1 लाख 8 लाख में बदल गया, तो आपका एब्सोल्यूट जो रिटर्न है दोस्तों वो 800% का बना, क्योंकि आपका पैसा 8 टाइम्स ग्रो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 800% एब्सोल्यूट रिटर्न्स बना। वहीं अगर CAGR की टर्म्स में देखोगे तो आपको CAGR देखने को मिलेगा 15% के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स भले 800% दिख रहा है, लेकिन CAGR क्या कर रहा है, 15% दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि CAGR मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट्स जुड़ जाता है और कंपाउंड वाला इफेक्ट देता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला हमारा टर्म है वो है फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कोई भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो आप तो पैसा डाल दिए, लेकिन वो पैसा कहाँ लगेगा, किसको दिया जाएगा, किस कंपनी में लगेगा, किस स्टॉक में लगेगा, किस बॉन्ड में लगेगा, वो डिसीजन पूरा तरह से फंड मैनेजर में के पास होता है। और एक फंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका फंड मैनेजर ही होता है दोस्तों, क्योंकि वही उस फंड को चला रहा है। तो इसलिए अगर आप कोई फंड को चूज करते हो तो जरूर देख लो कि उसका फंड मैनेजर कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो काम कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए ये जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसका देखिए फंड मैनेजर कौन है, चंद्र प्रकाश पडियार और यहाँ पे जितेंद्र खत्री, ठीक है। अगर आप चंद्र प्रकाश पडियार को देखोगे तो 18 साल का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे जितेंद्र खत्री का भी 16 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। हमारा अगला टर्म है दोस्तों वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। बीटा की तरह ये भी जो है वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, बस फर्क इतना है कि बीटा जो है दोस्तों वो मार्केट के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी को यहाँ पे
मेजर करता है दोस्तों, मार्केट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, अपना ही एवरेज रिटर्न्स को देखते हुए यहाँ पे वॉलेटिलिटी बताता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी फंड का मान लीजिए एवरेज रिटर्न एक साल का 10% का है, ठीक है, एवरेज रिटर्न या CAGR जो भी है 10% मान लीजिए, 10% का रिटर्न है। अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई रहेगा तो उसका रिटर्न्स जो है दोस्तों वो 5% से लेके 15% के बीच में फ्लक्चुएट करेगा पूरे साल में। ये वो डेनोट कर रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लो रहेगा तो यहाँ पे रिटर्न जो है दोस्तों 9% से 11% के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो। यहाँ पे हाई रहेगा तो ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा अपने ही रिटर्न्स के बीच में, ठीक है। तो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है, बीटा जितना कम हो उतना अच्छा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोनों रिस्क को यहाँ पे दर्शा रहा है, एक वॉलेटिलिटी को दर्शा रहा है। हमारा अगला टर्म है अल्फा। अल्फा क्या बताता है दोस्तों, अल्फा एक अच्छा मेट्रिक है, मतलब मेट्रिक तो सभी अच्छे है लेकिन एक अल्फा का हाई होना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि अल्फा मेजर करता है दोस्तों आउट परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड, ठीक है। अगर किसी का भी अल्फा जो है, किसी फंड का अल्फा 0 है, मतलब कि अपने वो बेंचमार्क के इतना ही रिटर्न दिया है, ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। अगर अल्फा 1 से ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, वो फंड अच्छा परफॉर्म किया है। अगर 1 से कम है मतलब अंडर परफॉर्म किया है, फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा का ज्यादा होना एक अच्छा संकेत है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगला जो हमारा टर्म है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यही एक खर्चा है जिससे सबका घर चलता है दोस्तों। यहाँ पे फंड मैनेजर, AMC सबको इसी से प्रॉफिट होता है और इसी से इनकम होता है, इसी से सैलरी मिलता है दोस्तों। और ये एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट से ही जाता है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस फंड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा का स्मॉल कैप का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है 0.34% का, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए 100 रुपये आप इन्वेस्ट किए तो 34 पैसा किसके पास चला जाएगा, ये इसी में जाएगा। सैलरी यहाँ पे फंड मैनेजर का, AMC को प्रॉफिट भी बुक करना है, अपने सारे खर्चे भी चलाना है इसी में से, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो से ही सबका घर यहाँ पे चलता है दोस्तों, समझिए। जो हमारा अगला यहाँ पे टर्म है दोस्तों वो है लमसम। बड़ा आसान टर्म है और सबको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। लमसम मतलब एक बार में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये जनरली ज्यादातर लोग यूज करते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, मतलब मार्केट गिरता है, तो जो भी पैसा उनके पास होता है वो लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि उनको जो है सो चीजें सेल में मिल रही होती है। जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो जाते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, तो उस समय इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा जो है डिसीजन होता है दोस्तों। इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट आप ज्यादातर मार्केट के गिरावट पे ही देखोगे और तभी करना भी चाहिए। अगर मार्केट हाई है और तब आप लमसम करते हो तो रिस्की हो जाता है और उसमें आपको नुकसान होता है, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को महंगे में खरीद लिया, ओवर प्राइस में खरीद लिया दोस्तों। तो ये हो गया आपका लमसम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगला टर्म हमारा है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सिस्टम म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जो है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसके लिए जो है दोस्तों इसके थ्रू आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। पर मंथ आपका जो है ऑटोमेटिक ही आपके बैंक से पैसे कटेंगे और इन्वेस्ट होंगे दोस्तों। और SIP आपको बेनिफिट देता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, ठीक है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, यानी कि आपको मार्केट को टाइम करने का जरूरत नहीं। जैसे लमसम में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो कि अभी मार्केट गिरा है कि ऊपर है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आप एक तरह से आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मार्केट गिरा भी रहेगा तो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, उठा हुआ भी रहेगा तो इन्वेस्ट होगा, क्योंकि आपने एक फिक्स डेट चूज कर रखा है कि महीने के 1 तारीख को मेरी सैलरी आती है, 2 तारीख को ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से पैसे कटने चाहिए और इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका SIP दोस्तों। STP, तो SIP के तरह ही STP होता है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी फंड में 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने 10 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब अभी आपको लगता है कि नहीं, अब ये फंड जो है सो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है,
तो मुझे कोई और फंड में स्विच होना चाहिए। तो उस केस में आप जो है सो ऐसा तो करोगे नहीं कि एक साथ सारा 10 लाख निकाला और कहीं इन्वेस्ट कर दिया। वो काफी रिस्की डिसीजन हो सकता है कि 10 लाख एक बार आप लमसम कर दे और वो फंड फिर से खराब परफॉर्म करने लगे। तो इसलिए STP स्टार्ट किया जाता है, जिससे आपका उस फंड से जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उससे ट्रांसफर होके आप जो नया फंड है उसमें सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर होगा हर मंथ के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल 10 लाख पे आपने 5000 का STP चालू कर दिया, तो उस फंड से हर महीना 5000 नए वाले फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। यही 10,000 कर दिया तो 10,000 इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ये हो गया आपका STP। SWP अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा फेवरेट कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है, क्योंकि इसको तो वैसे तो लोग रिटायरमेंट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन इससे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इससे आप पैसे बचा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आगे जो वीडियोस आएंगे इस कोर्स में उसमें मैं बताऊंगा। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं SWP के, ठीक है। तो ये है एक तरह से आपका इनकम प्लान है, ठीक है। इनकम प्लान मतलब आपने मान लीजिए 20 साल इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू, आपके पास 1 करोड़ रुपया हो गया। अब चाहिए आपको रिटायरमेंट, सिंपली आप उस 1 करोड़ पे 50,000 या 60,000 का SWP सेट कर दोगे। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जो भी तारीख आप सेट करोगे उस तारीख को आपके अकाउंट में पैसे 50-60,000 आ जाएगा। आप उसको खाइए पिए उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मेन पैसा है वो पड़ा हुआ भी रहेगा, वो बढ़ते हुए भी रहेगा और आपको यहाँ पे आपका पैसा आपको सैलरी देता रहेगा। तो बुढ़ापा जो है पूरा मौज मस्ती में गुजरेगा दोस्तों SWP की मदद से, ठीक है। तो SWP आपको एक तरह से सैलरी देता है, ठीक है। अगला जो हमारा टर्म है दोस्तों वो है PE रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का जो है PE रेशियो 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका 1 रुपये के अर्निंग के लिए जो है 1 रुपया जो कंपनी कमा रहा है उसके लिए 10 रुपया पे करने को तैयार हैं उस जो है इन्वेस्टर्स उनके शेयर में, ठीक है। तो PE रेशियो जो है सो आपको ये बताएगा कि एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड। अगला टर्म है हमारा बुक वैल्यू दोस्तों। बुक वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ ये एक तरह से फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है एक कंपनी का, ठीक है, जो कि कैसे बनाया जाता है कि जितना भी कंपनी के पास एसेट्स है, जितना भी पैसा है, एसेट्स है, उससे क्या किया जाता है, जितना भी लाइबिलिटीज है, जितना भी कर्ज ले रखा है कंपनी ने, वो टोटल लाइबिलिटीज को घटाया जाता है। उसके बाद एक बुक वैल्यू कंपनी की बनती है दोस्तों। और इस बुक वैल्यू का इस्तेमाल इन केस कंपनी जो है लिक्विडेट होता है, डूबता है, तो ये सारा जो बुक वैल्यू है उसको सेल करके सारे डेट्स को चुकाया जाएगा। जो हमारा अगला टर्म है दोस्तों वो है PB रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको समझाया, बुक वैल्यू एक कंपनी द्वारा ही दिया गया प्राइस रहता है जो कि एक्चुअल में बताता है कि कितना उसका वैल्यू है। अभी अगर सारे जो है लाइबिलिटीज को, सारे डेट्स को माइनस किया जाए उसके एसेट से, तो एक फाइनल वैल्यू निकल के आता है। लेकिन एक वैल्यू वो भी होता है दोस्तों जो पब्लिक लगाता है, जो इन्वेस्टर्स लगाते हैं एक कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का यहाँ पे कंपैरिजन करता है कि जो पब्लिक लगा रहा है, जो इन्वेस्टर्स लगा रहा है, वो वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ये जो है आपको मेजर करने में हेल्प करता है कि एक स्टॉक जो है सो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का जो है सो यहाँ पे PB रेशियो 1 से कम आता है, मतलब कि वो स्टॉक जो है सो अपने बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अपना जो उसका एक्चुअल में जो एसेट है उससे भी कम उसकी वैल्यू है। और ये हो सकता है इंडिकेशन हो कि इन्वेस्टर्स को लग रहा हो कि आगे स्टॉक जो है सो अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाएगी या लॉस करेगी। अगर PB रेशियो 1 है, इसका मतलब वो जो है अपने बुक वैल्यू इतना ही वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है। अगर जो है PB रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब स्टॉक जो है सो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा हो कि ये जो स्टॉक आगे चल के अच्छा प्रॉफिट बनाएगी, अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। अब समझते हैं दोस्तों अगला टर्म जो कि हमारा है DE रेशियो, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक फाइनेंशियल टर्म है दोस्तों जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है ये समझने में कि कंपनी के पास कितना डेट है उसके इक्विटी के कंपैरिजन। तो अगर किसी स्टॉक का जो DE रेशियो है दोस्तों वो कम है, यानी कि 1 से
अंडर है, ठीक है, 1 से कम है डी रेशियो, इसका मतलब ये है कि स्टॉक कम रिलाई करता है डेट के ऊपर और उसके पास इक्विटी यानी कि उसके पास जो संपत्ति है वो ज्यादा है। अगर जो डी रेशियो है दोस्तों 1 से ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक जो है, जो कंपनी जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट है डेट के ऊपर, कर्ज के ऊपर दोस्तों। अगर 1 के बराबर है यानी कि फेयरली बराबर बराबर है, डेट भी लेता है कुछ कंपनी और कुछ उसके पास इक्विटी भी है जिससे वो काम चलाता है। यहाँ पे अगला टर्म हमारा है दोस्तों NFO। ये इसका मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। ये सिमिलर है दोस्तों, जैसे स्टॉक्स के IPOs आते हैं, कोई भी नया स्टॉक जब लिस्ट होता है तो उसका IPO निकलता है, उसी तरह से कोई भी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसको बोला जाता है NFO, ठीक है। तो यहाँ पे जो NFO रहता है दोस्तों, इसमें जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड दिया जाता है, फिर आपको यहाँ पे यूनिट्स एलोकेट होते हैं और उस समय जो आपको पर यूनिट प्राइस रहता है वो जनरली 10 रुपीज का मिलता है, ठीक है। और उसके बाद वो फिर बढ़ते बढ़ते 5-10 साल में वही NAV आपको आगे चल के 100 रुपया 200 रुपया या ज्यादा बढ़ते जाता है। जितना पुराना होता है फंड, जितना ग्रोथ दिखाता है उतना NAV बढ़ता जाता है। तो NFO जब भी कोई फंड लॉन्च होता है तो उसको NFO बोलते हैं दोस्तों। EPS अर्निंग पर शेयर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो आप नेट प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो ये आपको ये बता दे दोस्तों कि एक जो है सो स्टॉक है, ठीक है, तो उसके पास जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, उसमें से एक शेयर में कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, एक शेयर के हिसाब से वो कितना पैसा कमा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी के पास अर्निंग जो है सो 100 रुपीज का है और उसके पास शेयर भी 100 रुपये है, तो उसका अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, 1 रुपया। तो अगर आपने उसका एक शेयर खरीद रखा है तो 1 रुपया उस एक शेयर पे कंपनी कमाती है। हो सकता है उसी में से 1-2 पैसा या 2-4 पैसा आपको डिविडेंड के रूप में बांट दे। तो ये समझ में आ गया होगा, एक शेयर पे कितना अर्निंग कमा रही है उसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अगला टर्म है हमारा बेंचमार्क दोस्तों, ठीक है। तो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, जिससे आप कंपेयर करते हो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स को। अगर इससे ऊपर मतलब अच्छा रिटर्न्स, इससे नीचे मतलब बुरा रिटर्न्स। इसको इस तरह से समझिए, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है सो 80 नंबर 90 नंबर जो है 90%, 80%, 70% ला रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है सो 20%, 30%, 40% ला रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, एक बीच से लाइन खींच दिया जाएगा कि 50%, ठीक है। तो 50% बेंचमार्क सेट हो गया। अब 50% से जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको बोला जाएगा कि आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को। 50% से नीचे जो लाएंगे वो बोलेंगे कि बेंचमार्क से खराब परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो म्यूचुअल फंड के केस में भी यही होता है दोस्तों। जनरली जो म्यूचुअल फंड का जो होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो आपके पैसे को बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो बेंचमार्क आपको निफ्टी 50 देखने को मिलेगा। और एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर निफ्टी 50 ने एक साल में 12% का रिटर्न दिया और आपके फंड ने 14% का रिटर्न बनाया, इसका मतलब ये है कि आपका फंड बेंचमार्क को 2% से आउट परफॉर्म कर दिया, 2% से बीट कर दिया। वहीं अगर आपका फंड 10% ही बना पाता तो 2% से अंडर परफॉर्म करता। तो बेंचमार्क का आपने समझ लिया होगा क्या काम होता है और क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगला NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू दोस्तों, ये जो है सो आपको बताता है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, पैसा तो नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे म्यूचुअल फंड्स के आपको यूनिट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट गए, आपने 100 रुपए का 1 केजी आलू लिया, ठीक है, तो 1 केजी का अगर 100 रुपए का आलू लिया, आपको 10 आलू मिल गए, ठीक है, 100 रुपए में, तो एक आलू का प्राइस क्या हुआ, एक आलू का प्राइस हुआ 10 रुपया। अगले दिन हो सकता है आलू का दाम बढ़ जाएगा, तो वहां पे जो पर आलू का जो रेट है दोस्तों वो भी आप बढ़ जाएगा क्योंकि आप डिवाइड करोगे। वही सेम चीज यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं वो मिलते हैं और एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसी को NAV बोला जाता है, ठीक है।
जो 1 यूनिट का प्राइस होता है वो एनएवी बोलता है। और जिस तरह आलू का एग्जांपल मैंने दिया कि हर दिन प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है क्योंकि मार्केट है, तो उसी तरह से यहाँ पे एनएवी भी आपको म्यूचुअल फंड में जितना दिन मार्केट ओपन रहता है हर दिन चेंज होता हुआ दिखेगा। कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। जिस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होता है उसी तरह से एनएवी भी बढ़ता है। तो आप सुनते होंगे कभी-कभी बोलता है लोग कि आज एनएवी नीचे गया है तो आज इन्वेस्ट करेंगे। 3 बजे से पहले आप इन्वेस्ट करोगे तो सेम डे एनएवी मिल जाता है म्यूचुअल फंड में जनरली। जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक मैंने दे दिया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम डे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चाहो तो देख सकते हो। तो जितने भी टर्म्स मैंने टेक्निकल टर्म्स आपको बताया दोस्तों, अगर आपको लगता है कोई छूटा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको कवर करूंगा अगले वीडियो में या बता दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में ही एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे रीच आउट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए या म्यूचुअल फंड में मेरी गाइडेंस से इन्वेस्ट करने के लिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। लाइक करना है आपको, इतना सा ही रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो लाऊं। और बहुत जल्द मैं लाऊंगा, ये मतलब परसों तरसों एक वीडियो और आ जाएगा दोस्तों, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। धन्यवाद।